नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लासेस में हमने आपको अध्याय 3 मध्य प्रदेश के बारे में बात की थी कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है मध्य प्रदेश की और क्या थी। तो उसी कड़ी में आज हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है और उसके अंग क्या-क्या हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान में केंद्र के साथ-साथ राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसलिए केंद्र सरकार के समान राज्यों में भी शक्तियों का विभाजन शासन के विभिन्न अंगों के मध्य किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत के संविधान में जो 22 भाग निर्धारित किए गए हैं, उसके अंतर्गत भाग 5 में केंद्र तथा भाग 6 में राज्यों का वर्णन किया गया है और उसी भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 152 से 237 तक इनका वर्णन किया गया है या फिर इनकी कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। तो उसके तहत हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है, उसके अंग राज्य की विधायिका, जिसमें राज्यपाल और विधानसभा, वहीं कार्यपालिका में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद तथा प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। वहीं राज्य की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और स्थानीय सुशासन की अगर बात करें तो पंचायती राज और नगरीय सुशासन। वहीं संसद की जो राज्य का प्रतिनिधित्व होता है संसद में, तो उनमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया गया है। तो हम सबसे पहले आज देखेंगे राज्य की विधायिका के रूप में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से 177 में राज्य विधायिका संबंधित प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक सदनात्मक राज्य विधायिका जो कि विधानसभा है। ठीक है। तो राज्य में जो विधायिका का जो विकास है, तो वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात 1957 में विधानसभा का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ है, तो 1957 में। और इस विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या थी वो 288 थी, 288, जिसमें 43 सीटें जो थी एससी के लिए अर्थात अनुसूचित जाति के लिए, वहीं 54 सीटें जो थी वो अनुसूचित जनजाति के लिए थी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक। उसके बाद इन सीटों की संख्या जो है वो बढ़ती चली गई। तो 1976 में विधानसभा जो सदस्यों की संख्या थी वो 296 हो गई। आपको पता होना चाहिए कि जो विधानसभा की सीटें हैं वो मैक्सिमम 500 तक हो सकती हैं। ठीक है। तो 296 हो गई। वही 1999 में छत्तीसगढ़ जब 2000 में बना, तो उसके पहले 1999 में मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीटों की संख्या थी वो 320 थी। और जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो अलग अलग राज्य बने, तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें और छत्तीसगढ़ को 90 सीटें प्रदान की गई। तो वर्ष 2000 से मध्य प्रदेश में 230 प्लस 1 जो एक आंग्ल भारतीय सीट है वो भी, अर्थात 231 सीटों का निर्धारण किया गया। और जिसके अंतर्गत बार बार प्रश्न पूछा गया है कि टोटल कितने सीटें आरक्षित रखी गई हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। तो 35 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित रखी गई, अर्थात टोटल 82 सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित रखी गई हैं। तो ये हमने आज देखा। वहीं राज्य विधानमंडल की अगर बात करें तो हमने बताया राज्यपाल और विधानसभा के बारे में वर्णन किया गया है। तो आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे कि राज्यपाल को सबसे पहले देखेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, राज्यपाल के बारे में जानेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में किसे राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी तक किसे किसे राज्यपाल नियुक्त किया जा चुका है। फिर उसके बाद हम राज्यपाल के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। तो डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया जो थे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हुए हैं और इनका कार्यकाल भी यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद श्री हरिविनायक पाटस्कर, फिर श्री केसी रेड्डी, फिर कार्यवाहक के रूप में जस्टिस पीवी दीक्षित। आज तक 5 बार कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति हो चुकी है, जिसके अंतर्गत पहले कार्यवाहक राज्यपाल जो थे जस्टिस पीवी दीक्षित थे। उसके बाद फिर केसी रेड्डी, फिर श्री सत्यनारायण सिंह, श्री निरंजन नाथ वांचू, श्री चेप्पुदिरा मुथाना,
उसके बाद आपको याद रखना है श्री भगवत दयाल शर्मा, फिर कार्यवाहक के रूप में जस्टिस जीपी सिन्हा, फिर श्री भगवत दयाल शर्मा, जस्टिस जीपी सिन्हा कार्यवाहक, फिर श्री भगवत दयाल शर्मा, फिर श्री के.एम. चांडी, जस्टिस एन.डी. ओझा कार्यवाहक, श्री के.एम. चांडी, श्रीमती सरला ग्रेवाल। इनके बारे में याद रखना है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपको ध्यान रखना है श्रीमती सरला ग्रेवाल, और इनका कार्यकाल था 1989 में। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। फिर कुंवर महमूद अली खान, डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी, डॉक्टर भाई महावीर, डॉक्टर राम प्रकाश गुप्ता, फिर श्री कृष्ण मोहन सेठ, के.एम. सेठ जिनको कहा जाता है, कार्यवाहक थे। फिर डॉक्टर बलराम जाखड़, डॉक्टर रामेश्वर ठाकुर, फिर उसके बाद श्री राम नरेश यादव, फिर अतिरिक्त प्रभार के रूप में श्री ओ.पी. कोहली या फिर ओम प्रकाश कोहली, और श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उसके बाद श्री लालजी टंडन, जिसकी अभी डेथ हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको देखा टोटल 28 राज्यपाल हमने देखे कार्यवाहक मिला करके। ठीक है, तो इनके नाम इसलिए आपको सभी पता होना चाहिए क्रम बाई क्रम, क्योंकि पेपर में 4 ऑप्शन में पूछा जाता है कि कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे। ठीक है, तो इनको आप सरल तरीके से अगर याद करना है तो कुछ नाम कई बार रिपीट हुए हैं, जैसे श्री भगवत दयाल शर्मा हो या फिर श्री केसी रेड्डी हो, ठीक है, के.एम. चांडी हो, तो इनके नाम कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे, और राज्यपाल से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य भी हैं जिनको आपको याद रखना है। एक स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है जिसको भी आपको याद रखना है कि श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना है, किसने कहा था, ये पूछा जाता है। वहीं हमने बताया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया, और वहीं प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल थी, और कुल 5 बार कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त हो चुके हैं, जिनमें प्रथम या जस्टिस पी.बी. दीक्षित थे। उसके अलावा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो बताना है श्री हरि विनायक पाटस्कर, जो कि हमारे दूसरे राज्यपाल थे। और वहीं सबसे छोटा कार्यकाल है जस्टिस पी.बी. दीक्षित का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो हमारी राज्यपाल अभी बनी थी श्रीमती आनंदीबेन पटेल, वो मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी। ठीक है, तो ये हमने राज्यपाल के बारे में देखा, मध्य प्रदेश में कौन कौन राज्यपाल बने थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राज्यपाल के बारे में भारत के संविधान में किस प्रकार वर्णन किया गया है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। आपके लिए प्रश्न का आंसर देने के लिए या फिर कभी कभी पीएससी मेंस में पूछा जाए तो उसका आंसर बनाने के लिए कहीं ना कहीं आसानी होगी। ठीक है, तो राज्यपाल जो है, हमने बताया कि संविधान के भाग 6 में राज्य का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत भाग 6 के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, वहीं 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह भी प्रावधान किया गया कि राज्यपाल एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना है। फिर उसके अलावा राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। वहीं अनुच्छेद 154 में ये कहा गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह राज्यपाल के अंतर्गत निहित होती है। ठीक है, तो वहीं ये कहा गया है कि राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, वह राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है और अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग जो होता है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
वहीं अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वहीं अनुच्छेद 156 का के अंतर्गत राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अर्थात त्यागपत्र दे सकता है या फिर त्यागपत्र देकर अपने पद को छोड़ सकता है। तो यहाँ पर देखा गया है, सबसे पहले पूछा जाएगा कि राज्यपाल का वर्णन किस भाग में है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। वहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है। तो आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। उसके बाद राज्यपाल पद हेतु कुछ क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी डिसाइड की गई हैं। तो अनुच्छेद 157 व अनुच्छेद 158 के अंतर्गत किसी व्यक्ति में राज्यपाल पद के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो, और राज्यपाल संसद व विधानसभा या विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। वैसे हम जब संविधान के लेक्चर को देखेंगे तो उसके बारे में या फिर राज्यपाल के बारे में हम पूरी जानकारी वहाँ भी बताएंगे, ठीक है। और राज्यपाल को जो शपथ है, ओथ और अफर्मेशन ऑफ द गवर्नर की अगर बात करें तो अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल की शपथ जो है उसके संबंधित जो प्रावधान है, तो ध्यान रखना है, राज्यपाल अपनी शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करता है। वहीं राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते संसद विधि बनाकर निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे कुछ वेतन संबंधित जानकारी प्रदान की गई है कि सितंबर 2008 में संसद द्वारा पारित राज्यपालों की उपलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार संशोधित अधिनियम 2008 के अनुसार राज्यपाल का वेतन 36,000 रुपये से बढ़ाकर 1,10,000 रुपये कर दिया गया, और 2018-19 के बजट में इसे बढ़ाकर 3,50,000 रुपये करने की घोषणा की गई। और राज्यपाल के जो वेतन एवं भत्तों की जो जानकारी होती है और उसके पदावधि के दौरान उसके वेतन और भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी, और राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि अर्थात अनुच्छेद 266 पर भारित होते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जा गया है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे, तो राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, और संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में किया गया है। वहीं यहाँ पे संचित निधि है, उसके साथ आकस्मिक निधि अगर कभी आपको याद रखना है तो 266 की जगह 267 याद रखना है, ठीक है। इसलिए विधानसभा को इस पर मतदान का अधिकार नहीं होता, वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की परिलब्धियों का अधिकारी होता है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 158(3) का के अंतर्गत जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तब उसे दिया जाने वाला वेतन एवं भत्ता उन राज्यों के मध्य ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति अनुपात में डिवाइड करेंगे, ठीक। वहीं राज्यपाल का जो विशेषाधिकार है ये आपको याद रखना है। तो संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को अनेक विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है। वैसे तो ये कहा जाता है कि राज्यपाल जब पद में रहता है तो उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता, लेकिन राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए उसके पद धारण के दौरान उसके विरुद्ध केवल सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है, परंतु कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यहाँ पे बात की गई है व्यक्तिगत की, ठीक है, ठीक है, याद रखना। और राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं ये भी अगर हम यहाँ पे देखें तो अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है, ठीक है। वह अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल राज्य के प्रशासन और विधायी विषयों से संबंधित कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। तथा किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को विचार के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष रख सकता है,
ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना है। वहीं राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। अर्थात राष्ट्रपति शासन 356 कौन करेगा यहाँ पे अनुशंसा? राज्यपाल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। वहीं राज्य की अगर बात करें, विधायी शक्तियों की अगर हम बात करें, तो अनुच्छेद 168 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है तथा अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अनुसार यदि राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके अलावा राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्र का प्रारंभ कह सकते हैं, सत्रावसान अर्थात सत्र की समाप्ति करता है तथा सदन को विघटित या भंग भी कर सकता है, ये भी याद रखना है। वहीं नई विधानसभा के गठन के पश्चात पहली बैठक एवं प्रत्येक वर्ष का प्रथम अधिवेशन राज्यपाल के अभिभाषण से आरंभ किया जाता है, आपको ये याद रखना है। उसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का विधायी शक्ति प्रदान की गई है। यह एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अध्यादेश जारी करने का राज्यपाल के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 213। ठीक है, जो उस समय प्रयोग की जाती है जब राज्य विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो। ठीक है, सत्र नहीं चल रहा उस टाइम जब अध्यादेश राज्यपाल जारी करता है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 213। वहीं अध्यादेश को स्थायी स्वरूप प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि राज्य विधानसभा पुनः सत्र में आने के 6 सप्ताह के अंदर विधि बनाकर उसे स्वीकृत करे, अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि के पश्चात अध्यादेश प्रभावहीन होकर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, अर्थात 6 सप्ताह के अंदर अगर विधि नहीं बनाई गई तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य विधानसभा यदि 6 सप्ताह के अंदर राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को खारिज करने का संकल्प पारित कर देती है तो वह प्रभावहीन हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर देखें तो राज्यपाल की अगर वित्तीय शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित आय व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट की बात करें, वित्त मंत्री के द्वारा विधानसभा के समक्ष रखवाता है। ठीक है, अर्थात जो बजट पेश किया जाता है वह राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा के अंतर्गत पेश होता है, अर्थात राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि धन विधेयक को राज्यपाल कभी उसमें दस्तखत करने से मना नहीं करता, क्योंकि उसी की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। और राज्यपाल राज्य वित्त आयोग तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाता है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं राज्यपाल ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन भी करता है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको विधायी शक्तियों के अंतर्गत हमने देखा, सत्र सत्रावसान, और वहीं वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत हमने धन विधेयक के बारे में देखा और वित्त आयोग की बात की हमने। ठीक है, वहीं अगर न्यायिक शक्तियों की बात करें राज्यपाल की, तो अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषयों पर आधारित कानूनों के अनुसार क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। वहीं राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है या दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करता है, ये एक प्रकार की न्यायिक शक्ति है। वहीं अनुच्छेद 217(1) के अंतर्गत राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तथा अनुच्छेद 233 के अंतर्गत राज्यपाल जिला स्तर पर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श द्वारा करता है। तो वो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में परामर्श भी दे रहा है। महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी करता है और क्षमादान की शक्तियां भी राज्यपाल को प्राप्त हैं। ये राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां हैं। साथ ही साथ राज्यपाल अनुच्छेद 234 के अंतर्गत राज्य न्यायिक आयोग से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य के उच्च न्यायालय एवं राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से करता है। ठीक है, तो ये हमने देखी राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। वहीं राज्यपाल की अगर विवेकाधीन शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। कोई विधेयक पारित हुआ है तो उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल आरक्षित रख सकता है। वहीं अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है तथा स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने की स्थिति में अर्थात स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में अथवा गठबंधन दल या बहुमत प्राप्त दल का नेता न चुने जाने की स्थिति में स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। अर्थात मान लीजिए किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। यदि राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि विधानसभा में सरकार का बहुमत समाप्त हो गया है तो वह मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने तथा त्यागपत्र देने के लिए भी कह सकता है, क्योंकि बिना बहुमत तो सरकार चलती नहीं है। यदि विधानसभा द्वारा विश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देने को तैयार नहीं है तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में स्वविवेक से विधानसभा का अधिवेशन भी बुला सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या हमने देखा, अधिवेशन बुला सकता है, मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, अगर बहुमत नहीं है तो बहुमत सिद्ध करने के लिए या फिर त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। उसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा भी कर सकता है। ठीक है, और विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित भी कर सकता है। तो ये कुल मिलाकर के हमने आज देखा राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल के बारे में हमने देखा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, वह कैसे राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन शपथ दिलाता है, वेतन और भत्ते कैसे निर्धारित होते हैं, क्या वेतन मिलती है, उसके विशेषाधिकार क्या हैं और राज्यपाल की कौन कौन शक्तियां हैं, जैसे विधायी शक्ति, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और विशेषाधिकार शक्तियां जो हैं और स्वविवेक की जो शक्तियां हैं उन सब के बारे में हमने देखा। और हमने देखा कौन कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल बन चुके हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे राज्यपाल के बारे में हमने आज देखा। अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे विधानसभा के बारे में, तो इसे अच्छे से पढ़िए और अगर हमारा ये टॉपिक पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।